तो आज का टॉपिक है हमारा गरीबी। गरीबी जो महसूस की जा सकती है, किताबों में पढ़ाने से शायद इसको आप कम समझ पाएँ। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी ये शब्द महसूस करने वाले शब्द हैं। मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोग बेरोजगारी को महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, बेरोजगारी ये होती है। और बेरोजगारी इसलिए है, बेरोजगारी है इसलिए आप गरीब हैं। यदि बेरोजगारी नहीं होती तो आपकी गरीबी का। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताएं भी नहीं हैं, वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। बुनियादी आवश्यकता मतलब कम से कम आपके पेट में भोजन तो जा रहा है, आपके शरीर में वस्त्र तो हैं, आपके पास घर तो है, तो फिर आप गरीब नहीं हैं। गरीबी का मतलब ये है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जा सकता है गरीबी को, जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ हो जाए, उसे गरीबी कहते हैं। और ये निश्चित तौर पे महसूस करने वाली चीज़ है। इसको आप किताबों में या मेरे माध्यम से पढ़ करके ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जब बुनियादी आवश्यकताओं की, अब देखो आप लोग कहोगे कि हम बेरोजगार हैं, आप लोग बेरोजगार नहीं हो। आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रोजगार चाहते ही नहीं हो। बेरोजगार वो है जिसको रोजगार चाहिए और रोजगार नहीं मिल रहा है, वो वाली बात है। आप तो सिविल सर्विसेज IAS बनोगे, आप क्यों छोटा मोटा एग्जाम और छोटा मोटा काम करोगे? आप करना ही नहीं चाहते हो, है ना। तब करोगे जब सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे या कुछ ऐसा होगा कि आपका नहीं हो पाता है, तो वाली बात है। तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते, पहली बात दिमाग से हटा देना, है ना। पता चला आज से अपने आप को बेरोजगार समझने लग गए, ठीक है। तो गरीबी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में क्या होता है? असमर्थ होता है। और बुनियादी आवश्यकताओं में क्या आता है? भोजन, कपड़ा और मकान। कम से कम 3 आधारभूत चीजें हों। जो चरम गरीबी होती है, जब व्यक्ति चरम गरीबी में फंस जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की ओर वो अग्रसारित हो जाता है ना। पेट में भोजन ही नहीं जा रहा है, खुले आसमान में लेटा हुआ है, विभिन्न प्रकार के ऋतु परिवर्तन, मौसमों का उसके ऊपर प्रकोप झेला जा रहा है। तो जो चरम गरीबी होती है, अंततोगत्वा उसका दुष्परिणाम क्या है? उसका रिजल्टेंट क्या है? उसका रिजल्टेंट है मृत्यु की ओर अग्रसारित करती है गरीबी हमें, ठीक है। तो अब चलिए गरीबी को आज जो है हम डिटेल से समझेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। गरीबी को हम आय के स्तर पर भी नाप सकते हैं और उपभोग के स्तर पे भी नाप सकते हैं। दोनों आधार पे हम नाप सकते हैं। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के आधार पे भी नापा जा सकता है और गरीबी को आपके उपभोग स्तर पर, कितना आपका पोषण स्तर है, इस स्तर पर भी नापा जा सकता है। तो 2014 में आपको पता है कि तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी और तब योजना आयोग एक संस्था होती थी, अब ना रही, अब तो नीति आयोग एक संस्था है। तो योजना आयोग के द्वारा तेंदुलकर कमेटी जो बनाई गई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों पर 32 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, गरीबी रेखा, है ना, गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था कि जो व्यक्ति 32 रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में यदि 47 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। देखो अब ये डेटा का खेल है, इस तरीके से तो गरीबी का नापना मेरे ख्याल से बहुत विवादित भी रहा है इसमें, है ना, कि गरीबी के स्तर को 32 रुपये और 47 रुपये के हिसाब से नापें। लेकिन आपको भी पता है कि देश में रिसोर्सेज कम है और यदि हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, इनका जीवन स्तर तो हमें बेहतर करना है, लेकिन हमें उस हिसाब से ये पैरामीटर्स बनाने हैं। तो कुछ इस आधार पे सरकार ने बना दिए होंगे, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है। तो देखिए नीति आयोग ने कहा है कि हमें देश की यदि गरीबी को दूर करना है तो दूर करने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण उपायों को अपनाना चाहिए। जब तक हम 3 महत्वपूर्ण उपाय नहीं अपनाएंगे तब तक हम गरीबी रेखा को नहीं समझ पाएंगे, नहीं दूर कर पाएंगे गरीबी को। सबसे पहला काम, गरीबों की गणना करनी। हमें पता होना चाहिए कि सही गरीब कितने हैं। गरीबों की सही जनगणना होनी चाहिए, उनकी वास्तविक संख्या के बारे में पता चलना चाहिए। और आज तक इतनी सारी कमेटी बन चुकी हैं कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी हमें गरीबों की वास्तविक संख्या के बारे में नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे जो है आयोग बनाए गए, बहुत सारे टास्क फोर्स बनाए गए, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, इसके बावजूद भी गरीबों की वास्तविक संख्या निकल के सामने नहीं आ पाई है, ठीक है। तो एक अभी टास्क फोर्स आपका बनाया गया था सुमित्र बोस के नेतृत्व में 2018 में।
इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को आधार बना करके देश में गरीबों की जनगणना को किया जाना चाहिए, इसको लेकर के इन्होंने कहा था। और इसमें संसाधनहीन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जो लोग संसाधन युक्त हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिनके मतलब पूर्णतः कोई भी संसाधन नहीं है उनको ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए गरीबी रेखा के अंतर्गत। ठीक है, तो नीति आयोग ने 3 तरीके बताए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। पहला है गरीबों की सही जानकारी प्राप्त होना चाहिए, देश में कितने गरीब हैं ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जानी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने ऐसा थोड़ा ना है कि प्रयास नहीं किया, 1970 से चला रहा है देश में गरीबी हटाओ, सरकारें जीत रही हैं, हर बार मूर्ख बना रही हैं, लेकिन गरीबों को हटाओ वाला नारा नहीं दे रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं। तो देश में गरीबों को हटाओ वाला नारा है, गरीबी हटाओ नारा नहीं है। और मैं कहता हूँ गरीबी हटाओ क्यों, हम तो कहते हैं समृद्धि लाओ, देश का विकास करो, देश का डेवलपमेंट करो, देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही करो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। संसाधनों का वितरण करो, विकेंद्रीकरण करो, निजीकरण को इतना मत कर दो कि कल के दिन फिर निजीकरण जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना धन का केंद्रीकरण होगा। देश में कुछ गुने चुने लोग ही, देखिए आप लॉकडाउन के टाइम पे देखेंगे कि देश में गिने चुने कुछ परिवारों के पास करोड़ों की संपत्ति हो गई, अरबों की संपत्ति हो गई, विश्व के टॉप रिचेस्ट पर्सन में जाकर तब्दील हो गए। तो ये क्या है, सरकार की नीतियों का दुष्परिणाम है। तो आज़ादी के 70 साल भी गरीबों की संख्या नहीं पता चला। गरीबी उन्मूलन बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या, हमारे यहाँ पे नीतियाँ तो खूब बनती हैं लेकिन नीतियाँ बनने के बाद कितने समय तक उन नीतियों का सही क्रियान्वयन हो पाता है ये हम लोगों को सबको पता है कि वो नीतियाँ वास्तव में क्या होती हैं और उनका स्वरूप किताब कागजों में क्या होता है। तो कागज कुछ अलग शब्द है और वो तो लोग जो है गरीबी में ये कंडीशन है, बचपन पूरा ऐसे ही बीत जाता है, बचपन बीत जाता है, फिर जवानी भी ऐसे बीत जाती है, फिर कल के दिन विवाह हो जाता है, ये इनके इन प्रकार कैसे न कैसे करके, और विवाह के बाद जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसी में झोंक दिया जाता है ना। तो ऐसे ही पूरा जीवन इनका गरीबी के दुष्चक्र में बीतता रहता है, ना इनके पास कभी पूंजी बन पाती और इनका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पहली चीज नीति आयोग ने कहा कि गरीबों की सही संख्या पता करिए, दूसरा गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम लाइए, तीसरा जो लागू की जाने वाली जितनी भी योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग करिए, उनका निरीक्षण करिए, तब जाकर के देश से गरीबी दूर होगी। तो आज़ादी के 70 साल भी गरीबों की वास्तविक जनगणना का पता नहीं चला है, लेकिन सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन की दिशा में लगातार काम किया गया। अब सरकार ने क्या क्या किया है काम, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मैं पहले आपको सरकार के प्रयास बताता हूं, फिर मैं बताता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी गरीब क्यों हैं। शहरी क्षेत्रों में तब भी काफ़ी हद तक गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य जो किया गया वो सफल रहा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे मलिन बस्तियों का विकास हो गया, शहर के खर्चे अलग हैं, गाँव के खर्चे अलग हैं, तो यहाँ पर भी गरीबों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है। देश में 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का भोजन करते हैं, एक टाइम का भोजन उन्हें नसीब नहीं होता है। तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार ने क्या क्या काम किए। सबसे पहला काम किया जब आर्थिक सुधार हुए 1991 में, उसके बाद सरकार का प्रयास था कि सरकार जो है निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से देश की गरीबी की दिशा में काम करे। इसको लेकर कई सारी योजनाएं प्रारंभ की गई, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो मौजूदा सरकार की योजना है और इस योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जैसे एक तो बैंक खाता उनका हो जाए, बीमा हो जाए, इसके बाद आवश्यकता अनुसार उन्हें ऋण दिया जा सके, बैंक के माध्यम से एक उनको जो है संगठित ढांचे से जोड़ा जा सके, पेंशन योजनाएं लाई जा सके, उससे जोड़ा जा सके। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई मानी जा सकती है, पहली योजना तो ये है, ठीक है। और इसके बाद किसान विकास पत्र के माध्यम से भी किसान जो है 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये मूल वर्ग का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको जो है इस धन को 100 महीनों में दोगुना करने की बात कही जाती है। तो इससे भी किसान विकास पत्र को भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा के तहत देश भर के गांवों के लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है। 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत। पहली चीज ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, है ना। तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को निरंतर बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए काम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जहां तक गरीब क्षेत्रों में गरीबों की आय स्तर में वृद्धि का है, तो इसको लेकर के मनरेगा ने काफ़ी काम किया है। आप जो लॉकडाउन में देखेंगे तो लॉकडाउन में लोग गांव की तरफ इसलिए भागे क्योंकि लोगों को लगा कि शहरों में तो अब किसी तरीके से काम हो नहीं पाएगा, तो कम से कम गांव में चले जाएंगे, वहां पे हमारा जॉब कार्ड बन रहेगा, तो कम से कम हमें 100 दिनों का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सरकार भत्ता देगी। और यदि गाँव में कृषि अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ करके भी दिहाड़ी के माध्यम से कुछ ना कुछ कमा लेंगे। तो मनरेगा ने गांवों के पलायन को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो मनरेगा की रही, इससे हमने अनस्किल्ड वर्क को जोड़ा है। स्किल्ड वर्क को जोड़ देते तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। हमारे यहाँ पे स्किल्ड जो है ये इसको लेकर के स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाने लग जाता और शायद इसका रिजल्टेंट बहुत बेहतर होता। इसके अलावा ग्रामीणों में जो है आय के स्तर को लेकर के इंदिरा गांधी आवास योजना प्रारंभ की गई, और इंदिरा गांधी आवास योजना के बाद जो है अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चलाई गई। तो इन योजना का भी उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर उपलब्ध कराना, उसको लेकर सब्सिडी देना, है ना, ये भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहल के साथ जोड़ देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, उज्ज्वला योजना के तहत जो है जो रसोई सिलेंडर देना, है ना, इससे स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ बीमा कवर करना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन को लेकर के काम किए गए, जैसे राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मल्टीपल कार्यक्रम लाए गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में गरीबी नहीं दूर हुई। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे देश में सबसे पहली चीज़ पॉलिसी बहुत सारी बनी, कार्यक्रम बहुत सारे बने, लेकिन ये पॉलिसी सही तरीके से लागू नहीं हो पाए, इनका सही तरीके से जो है मूल्यांकन नहीं किया गया। तो ग्रामीण गरीबी काफ़ी हद तक कम उत्पादकता और बेरोजगारी का परिणाम है। यहाँ पर एक तो कृषि अर्थव्यवस्था है गांव वाले क्षेत्रों पे, आपको पता है, और गांव जो है आपको पता है कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो है मानसून ही कृषि का मुख्य आधार है, मानसून पर ही जो है आपका खेती पूरी तरीके से। तो कई बार जो होता है कि पानी की कमी हो जाती है, ख़राब मौसम हो जाता है, सूखा की स्थिति हो जाती है, ग्रामीण इलाकों में कई बार अकाल पड़ जाता है, फसल बहुत ख़राब हो जाती है, बड़ी संख्या में हजारों लोग जो है कृषि के जुए के अंतर्गत, जो कि मानसून पर आधारित कृषि, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था हर जगह नहीं है, तो ऐसे में बड़े स्तर पे गरीबी गांव क्षेत्रों में देखने को मिलती है। गांव में गरीबी का एक और रूप देखा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब जहां पे एक व्यक्ति का काम है वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, काम एक आदमी का है, कर 10 लोग रहे हैं, लग तो रहा है कि 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी, उत्पादकता एक ही व्यक्ति की है। तो चरम गरीबी की स्थिति में किसान जो है आत्महत्या की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के कारण से स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पे स्वच्छता की स्थिति, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, कम्युनिकेशन की स्थिति, परिवहन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, इन सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में अमीरों और गरीबों के बीच व्यापक अंतर बढ़ता जा रहा है, धन का केंद्रीकरण होता जा रहा है, चंद लोग अमीर बनते जा रहे हैं, बाकी सब प्रजा के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े स्तर पर आर्थिक शोषण रहा है, तो इस आर्थिक अंतर को कम करना होगा। इसके अलावा देश में सामाजिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, साथ ही कृषि समस्याओं को हल करना पड़ेगा, किसानों को कृषि और सिंचाई की व्यापक स्तर पर सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ताकि सरकार को जो है बेरोजगारी की समस्या से निपटे, और जो ये आकस्मिक अकालिक बेरोजगारी सामना करना पड़ता है, इन सब चीजों से भी बदलाव आ सके, ठीक है। तो सरकार के द्वारा लगातार जो है गरीबी उन्मूलन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम जरूर जारी किए गए।
गए, लेकिन वो पूरी तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस की दिशा में चले गए और उनका रिजल्टेंट ये हुआ कि कहीं ना कहीं पे हमारा देश आज भी, चाहे बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देख लीजिए या किसी भी प्रकार के सूचकांक में देख लीजिए, हमारा देश मानव विकास सूचकांक में देख लीजिए, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक में देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, हर जगह पे हम बहुत पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें करने की क्या जरूरत है? गरीबी उन्मूलन रणनीति का एक आवश्यक तत्व घरेलू आय में बड़ी गिरावट को हमें रोकना होगा। राज्य प्रायोजित गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सही सोच के साथ लागू करना होगा। जो देश जो है देश में जो पूंजी निर्माण है, पूंजी निर्माण की दिशा में व्यापक स्तर पे काम करना होगा। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार करना होगा। बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनको बढ़ावा देना होगा ताकि लोग यदि कोई भी काम प्रारंभ करें तो उनको आसानी से ऋण प्राप्त हो सके। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लोगों को धन की जो आपूर्ति है बैंकों के माध्यम से लगातार की जा सके ताकि लोग जो है ऋण पास में ना फंसे साहूकारों के, और उस ऋण पास में उनका जीवन गरीब से और गरीब ना होता चला जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हमें बल देना पड़ेगा, शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों पे काम करना होगा, मानव को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स में उसे कन्वर्ट करना होगा, मानव उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी, गुणात्मक शिक्षा देनी होगी, स्किल्ड शिक्षा देनी पड़ेगी, रोजगार के अवसर डेवलप कराने पड़ेंगे। महिलाओं की भागीदारी, गांव वाले क्षेत्र में महिलाओं को अनप्रोडक्टिव वर्क पे रखा जाता है, तो महिलाओं को कहां पे रखना पड़ेगा? महिलाओं को भी रोजगार के अवसरों के साथ समायोजित करना होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी, बुनियादी ढांचे में काम करना होगा, सार्वजनिक निवेश पर ध्यान देना होगा, तभी जो है देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, और आर्थिक वृद्धि दर जितना बढ़ती जाएगी उतना ही गरीबी का स्तर भी नीचे जाता चला जाएगा। तो गरीब देश के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में गरीबी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार को ये विकास के कदम उठाने चाहिए, गरीबी उन्मूलन की जगह पे समृद्धि को, देश की अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि बनाने का प्रयास करना चाहिए, धन का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, सतत समावेशी सुरक्षित प्रयास किया जाना चाहिए, और जो कारपोरेट के माध्यम से टैक्स की उगाही की जाती है ज़्यादातर वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पे उस टैक्स को लेकर बजट में प्रॉपर आवंटन करना चाहिए। यदि हम ये सारे पॉइंट लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो क्वेश्चन है बहुत बेहतर हो जाएगा। वर्तमान यदि भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत की स्थिति बहुत बुरी है। चाहे आप बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखें, हम बहुत नीचे खड़े हुए हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर के। इसके अलावा हम लगातार किसी भी सूचकांक को देख लें, कोई भी समिति को देख लें, आज़ादी के बाद जो है भारत की स्थिति को देख लें, हर स्थिति पे भारत बहुत पीछे खड़ा हुआ है किसी भी स्तर पे। ठीक है, तो ये रहा आज का जो है आपका टॉपिक, और इस टॉपिक के जितने भी पॉइंट मैंने बताए, आपका जो क्वेश्चन था उससे हूबहू जो है सारी चीज़ें आपकी